तो आइए आगे चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे उसके। तो सोवियत संघ नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। सोवियत प्रणाली पर शाही नौकरों का शिकंजा कसने लगा, यानी जो अफसर थे, अधिकारी थे, वे ज़्यादा प्रभावी हो गए और आम जनता से उनका संपर्क कम होने लगा। सोवियत संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करते थे, यानी जो भी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, उसका इस्तेमाल वो अधिक से अधिक हथियारों पर करने लगे और अर्थव्यवस्था का बहुत सारा हिस्सा अमेरिका के साथ रेस लगाने पर, यानी होड़ के चक्कर में, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के चक्कर में इस्तेमाल हो जाता, जिससे आर्थिक गतिविधि कम थी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे था। जैसे कि मैंने बताया कि हथियारों के होड़ में आगे रहने के कारण बाकी क्षेत्रों में वे पीछे रह गए, जबकि सोवियत संघ के लोग जब अमेरिका से अपने आप को तुलना करते थे तो उन्हें ये लगता था कि वे ठगे से गए हैं, उनके अपेक्षा वे बहुत कम है, बहुत पीछे हैं। तो एक असंतोष का कारण भी बना सोवियत संघ की जनता का। इसके साथ ही सोवियत संघ टूटा तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग ने जो देखा होगा या इस बुक की जो पहली वीडियो देखी होगी, उसमें शीत युद्ध का दौर के बारे में हमने समझाया। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको अगला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए सदस्यों का जो सदस्य थे, जो 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना था, वो आज़ाद हो गए, जिसमें रूस, रसिया सबसे बड़ा था। और सुरक्षा परिषद में जो वीटो का अधिकार था अस्थायी सदस्यता का, वो चला गया उसके पास। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ और पूरे विश्व में एक महाशक्ति के नाम से जाने लगी, यानी एक शक्ति हो गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व हो गया। तो यानी पूरे विश्व में एक ही शक्ति बची थी, वो थी अमेरिका, और अमेरिका की शक्ति और उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद। इसके बाद बात करते हैं शॉक थेरेपी की। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, या यूँ कहें जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, वो अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ डालने की कोशिश की और इस रूप में उसने बहुत ही तेज़ी से, यानी कहने का मतलब अचानक से सभी वस्तुओं को, यानी जो भी सभी वस्तुएं थी, सुई से लेके जहाज़ तक, ज़मीन, खेती, जो भी सरकार के अधीन थी, उनको सभी लोगों में बांट दिया, जिसमें बहुत बड़े स्तर पे बिकवाई हुई। बहुत सारे लोग ज़मीन बेचे, जो सरकार के बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, सब औने पौने दाम पर बेच दी गए, जिसकी वजह से वहाँ पर बेरोज़गारी हो गई और वहाँ पर पैसे की ज़्यादा कमी हो गई। या यूँ कह सकते हैं पैसा इतना ज़्यादा हो गया तो किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, अब थे उन्हें अनाज की ज़रूरत, खाने पीने की ज़रूरत। तो वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके शब्दों में समझ लेते हैं जो इसमें है आपके स्क्रीन पे। तो समाजवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित समाज से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी समाजवाद से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सोवियत संघ की जो सरकार थी, जो वहाँ की सरकार थी, उसने क्या किया कि सभी चीज़ों को निजी हाथों में बेच दिया, जिससे क्या हुआ कि बहुत ही कम रेट में, मतलब बहुत कम पैसे में लगभग सारी चीज़ें उसकी बिक गई और इससे बहुत ही बड़े स्तर पर सरकार को घाटा हुआ, यानी इसमें कई बैंक दिवालिया भी हो गए। अब शॉक थेरेपी की विशेषताएं हम देखते हैं। राज्य की क्षमता का निजीकरण हो गया, यानी जो भी संपदा थी, जो भी संपत्ति थी सरकार के अधीन, अब वो सब निजी हाथों में चला गया। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म बना दिए गए, हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार ज़मीनें बांट दी गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया, यानी उन्होंने मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया। मुक्त व्यापार का मतलब होता है दो देशों के
बीच यानी बिना टैक्स के व्यापार करना, बिना कर के व्यापार करना। मुद्रों की आपसी परिवर्तनीयता यानी मुद्रा के आपस में परिवर्तन करने की भी व्यवस्था कर दी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, जो पश्चिमी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था उनसे जुड़ गई। और मिल्कियत का प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व हो गया। मिल्कियत का मतलब होता है तो जो भी कल कारखाने थे, जो भी राज्य के अधीन थे, वो सब निजी हाथों में चले गए। अब शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले? शॉक थेरेपी लागू होने के बाद रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट कर दी गई। तो ये तो थे शॉक थेरेपी के परिणाम। इसके साथ ही कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्ता राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लागू क्या हो गया? मतलब राष्ट्रपति शासन होता था। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों तथा कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था पीछे आप लोगों से कि लगभग जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी उत्पादन इकाइयाँ थी, सारे जब लगभग 90%, सिर्फ सुरक्षा को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें, राष्ट्रीय महत्व को छोड़कर 90% चीज़ें, कल कारखाने सब बेच दिए गए निजी हाथों में। इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। अब हम संघर्ष और तनाव के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यानी जब शीत युद्ध चला, यानी जब सोवियत संघ वहाँ पर था अपने अस्तित्व में, तो कहाँ कहाँ पे संघर्ष हुआ, कहाँ कहाँ तनाव, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी और रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले तथा चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बटा, चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया। इसके साथ ही भारत रूसी हथियारों का खरीदारी करता है, जिससे इन दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे होते जा रहे थे। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं भारत की रिश्ते के बारे में कि भारत के रिश्ते रूस और रशिया के साथ कैसे थे। भारत के पारमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस ने ही मदद की और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश भी की। भारत और सोवियत संघ के बीच के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे, जो कि भारत के राष्ट्रीय हित के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। इसके साथ ही अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तर्क के बारे में भी बात करेंगे। तर्क का मतलब होता है सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र, कि किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हुआ या टूटा। तो समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे। जब विघटन हुआ तब वो राष्ट्रपति थे। 1988 लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई और अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य स्वयं तय कर लें, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। फरवरी 1990 में सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की तथा येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति बने और दिसंबर 1991 में रूस ने सोवियत संघ के निर्माण से संबंध समाप्त किए और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल बनाया। यानी रूस ने सोवियत संघ से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव का इस्तीफा और सोवियत संघ की समाप्ति हुई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो मिखाइल गोर्बाचेव तो उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे और सोवियत संघ का विघटन चरम सीमा पर थी। तो यहाँ पे कुछ रोचक चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को बता देती हूँ। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम होती थी, आज भी धूम है वहाँ पर। वहाँ पर रोड पे चलते फिरते हिंदी फिल्म के डायलॉग गाने सुनने को मिल जाएंगे। साझा इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है।
भारत और सोवियत संघ, मतलब उनके कैसे रिश्ते थे। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध गहरे थे। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। तो यहाँ पर क्या है कि जिस समय भारत गरीबी, भुखमरी और प्रौद्योगिकी उन्नति उन सारी समस्याओं से जूझ रहा था, उसी समय सोवियत संघ ने भारत की बहुत मदद की। उन्होंने भारत के आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर मदद किया था। तो समझ लेते थे आर्थिक रूप से कैसे मदद किया। तो सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। क्या होता है बच्चों कि जब विदेशी व्यापार करने के लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए। यदि हमारे पास डॉलर नहीं है तो हम अपने रुपए को देकर डॉलर खरीदते हैं। जैसे मैं समझा दूँ आपको, आज डॉलर की कीमत है 67 रुपये। अब अगर मुझे डॉलर खर्च करने को सामान लेना है तो मैं 670 रुपये देकर 10 डॉलर खरीदूँगी और फिर उस 10 डॉलर से सामान खरीदूँगी। तो जो विदेशी व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो ऐसे स्थिति में जब हमारे पास विदेशी भंडार नहीं था तो रुपए के रूप में रूस ने हमारे साथ व्यापार किया। जैसे कि पहले भी देखे थे कि उन्होंने रुपयों का परिवर्तन भी किया था पैसों का। अब राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया और भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति में महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। और सांस्कृतिक रूप से आप जानते ही हैं कि रूस में राज कपूर साहब बहुत फेमस थे। वहाँ की जो हीरोइन थे उनके साथ उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जोकर, जो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट थी और उसको हर घर में देखी गई। तो संस्कृति रूप से देखा जाए तो हिंदी फिल्म वहाँ बहुत लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। तो इस तरह से एक लगाव रहा रूस का भारत से, और भारत के बुरे वक्त में रूस ने काफ़ी मदद की है। तो ऐसा ही एक उदाहरण 1971 में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पर यानी पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके आज़ाद कराया था, तो अमेरिकी दबाव को रोकने के लिए रूस ने हमारी बहुत मदद की थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि ये चैप्टर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे इसके बारे में फिर से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद जो चीज़ें समझ में ना आए वो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों इस अध्याय को समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।